Hi guys, good morning. My name is Anu. वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन गाइस। आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोगों ने जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है गाइस। यहाँ पे डेली मॉर्निंग में आप लोगों को जैसे एमसीक्यू आप मान सकते हैं। वैसे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू के एक वे में आपको ये इनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है गाइस। डेली मैं आप लोगों की सुबह मॉर्निंग में एक क्लास लेके आती हूँ जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू करवाती हूँ। गाइस आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। आप लोगों का दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है नेट जेआरएफ का। सो गाइस जल्दी से अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़ोरों शोर से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इतना टाइम मतलब अब आप लोगों के पास ज़्यादा नहीं बचा है। नेट और जेआरएफ के लिए एक अच्छा खासा मतलब टाइम चाहिए, या फिर एक मैं बोलूँ कि एक अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अब बहुत टफ हो चुका है गाइस। और मैं बोलूँ कि साल दर साल जो एग्ज़ाम का लेवल है ना वो और भी ज़्यादा टफ होता जा रहा है गाइस। सो गाइस, और अगर आप लोग पूरा जैसे मन लगा के पढ़ाई करते हो तो ऐसा टफ भी कुछ नहीं होता कि जिसको स्टूडेंट कर नहीं सकते। आप जैसे स्टूडेंट ही हैं जो हर साल नेट और जेआरएफ निकालते हैं गाइस। सो देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आप जल्दी से इस अपनी क्वेश्चन सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। देखिए गाइस, क्या होता है कि क्लास रिकॉर्ड करके डालते हैं हम, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज में टीच करती हूँ, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता ऑनलाइन का, तो मैं जैसे रिकॉर्ड करके फिर डालती हूँ। तो गाइज़ उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। कई स्टूडेंट की कई बार क्वेरी होती है या उनको कोई डाउट होता है। सो मैं देखती हूँ वो मेरे को कमेंट बॉक्स में मिलते हैं लोगों की क्वेरी, तो मैं उनका ना गाइस मैंने क्या किया कि कल से मैं ना कमेंट बॉक्स में आंसर डाल देती हूँ। जो भी स्टूडेंट पूछता है, जो भी डाउट होता है स्टूडेंट का, मैं उसका आंसर दे देती हूँ। और नेक्स्ट क्लास में गाइज मैं सबसे पहले जो डाउट था ना बच्चों का उसी को सॉल्व करवाती हूँ। जैसे कल एक डाउट आया था बच्चे का, मैंने बताया था कि जो हमारा शीत मरुस्थल जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, या फिर मैं बोलूँ कि एक बच्चे ने पूछा था, मैम आप बता रहे थे कि जो हमारा शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पे है। तो मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में, बट एक बच्चे का डाउट था कि मैम कहीं वो JNK में तो नहीं है। सो गाइस, JNK में जो लद्दाख है ना उसको आपका कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, बट जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। सो मैंने उसका बच्चे को कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया था। और भी क्वेश्चन थे बच्चों के, तो मैंने सबका आंसर दिया गाइज साथ साथ। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है, या फिर टीचर भी स्टूडेंट ही होता है जो आपके साथ सीखता रहता है गाइज। सो चलिए जल्दी से हमारी क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो ना गाइज, या आपको कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दे दिया कि अपना जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, क्योंकि मैं जितने भी आपके रिव्यू आते हैं ना उनको बहुत ही अच्छे से मतलब देखती हूँ, और फिर कोशिश करती हूँ कि जितने भी आपके डाउट हैं सभी डाउट को सॉल्व करूँ। ओके, सो चलिए गाइस जल्दी से हम लोग अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ये आज हमारी 9th नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारी 8 क्लासेस और हो चुकी हैं, उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गाइस, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हेयर। और गाइस मैं बताना चाहूँगी कि हम यहाँ पे ना 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप देखिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर स्टूडेंट के पास और भी ज़्यादा टाइम ना हो तो आप ना इसको वीडियो को 2 की स्पीड में देख सकते हो। ये हार्डली आपकी 20 से 22 मिनट में ख़त्म हो जाती है वीडियो, अगर आप 2 की स्पीड में भी देखते हो बाद में। तो गाइज़ अगर आप दिसंबर तक, मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता डेली आप ये हमारी जो सीरीज़ चली हुई है इसको सॉल्व करते हैं, तो गाइज़ मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि जैसे आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना उसमें आप जो अदर स्टूडेंट हैं उनसे 2 स्टेप आगे हो जाओगे, क्योंकि आप लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे। आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चल जाएगा कि कैसा है और क्या आता है। ओके, सो ये जो हम 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस डेली, ये सर की बुक है ए विक्टर ज्योग्राफी, इसी से कर रहे हैं। आप लोग जैसे इस बुक को भी परचेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स बनाने में आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप ये हार्ड कॉपी के रूप में आप इसको रख सकते हो, बुक को परचेज करके अपने पास। और डेली MCQ की प्रैक्टिस मेरे साथ करके रिवीजन करना है तो बुक आप लोग परचेज कर सकते हो। ओके, चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 इज है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम वो जो कल वाले क्वेश्चन थे प्लीज़ उनको एक बार, जैसे जो उन्होंने बच्चों ने 3-4 क्वेश्चन भेजे थे इनको दोबारा से करवाना। मैंने बोला ठीक है, तो वो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन रखे जो बच्चों ने बोले थे कि दोबारा से करवाना। सो गाइज ये सॉइल से है जो हमारे क्वेश्चन हैं। इसमें बोला कि लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलेगी, जो आपकी
सेलाइन सॉइल है वो कहाँ पे मिलेगी। आपको सॉइल दी हुई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है स्टेट वाइज कि किस सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टेट में है। सो आपको ये बताना है। ओके, सो गाइज देखिए, सबसे कुछ ट्रिक होती हैं गाइज एग्ज़ाम को क्रैक करने की। मैं बोलूँगी कि बहुत बार होता है कि क्वेश्चन हमें सीधे से आता होता है, ठीक है, नहीं आता तो भी गाइज कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनका यूज़ करके हम, कि अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। देखिए गाइज, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए आप। इसमें आप लोगों को जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता कि कौन सी सॉइल कहाँ मिलेगी, आपको आइडिया नहीं है। तो देखिए, ये तो हम बहुत 8th 9th की एनसीईआरटी से पढ़ के आ रहे हैं कि जो ब्लैक सॉइल है वो महाराष्ट्र में मिलती है। सी का दो, अगर आप लोगों ने जैसे एक का भी आंसर सही निकाल लिया होता कि सी का दो, तो भी आपका आंसर निकल जाता गाइस। आप लोगों को पता है कि जो आपकी ब्लैक सॉइल्स है, जिसको हम रेगुर जो मृदा है वो भी बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में मिलती है गाइस। और आपको पता है कि जो आपकी लेटेराइट सॉइल है ना, वो जो हमारी राजमहल की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे मिलती है गाइस। और जो आपकी सेलाइन सॉइल है गाइस, वो कच्छ का रण जो क्षेत्र है, आप लोगों को पता है कच्छ का रण इसमें गुजरात में है। जो जगह वो कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे जो सी वाटर है, या फिर आप लोगों को पता है कि जो समुद्र ये वो कोस्टल एरिया है तो समुद्र भी नज़दीक है। तो ऐसे भी अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करके निकालना चाहोगे क्वेश्चन, तो इजी से निकल जाते गाइस। बिल्कुल जैसे चीज़ों को रटने की बजाय उनको ना एक मतलब चीज़ों से कोरिलेट करके या फिर आंसर निकालने की कोशिश किया कीजिए गाइस। जैसे लाल दोमट मिट्टी है, ये आपका इसने बोला रात का मैदान, ये गाइस आपका ओडिशा हो गया, तमिलनाडु। और ये वाला जो एरिया है ना, इधर पड़ती है वेस्ट महाराष्ट्र। जो ये जो रात का मैदान है, ये वेस्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र है ना गाइस, इसमें ये आ जाएगा जहाँ पे लाल दोमट मृदा मिलती है आपकी। मैं बताना चाहूँगा, इस जो आपकी लाल मिट्टी होती है ना, उसमें जैसे हमारे जो ये मिलेट्स वगैरह होते हैं ना, इसकी एग्रीकल्चर मतलब की जाती है, या फिर ये बहुत ही मतलब जो अच्छे से ग्रो करते हैं। हमारे जो ये मोटे अनाज होते हैं वो रेड सॉइल्स में होते हैं जो। और आपकी काली मृदा है गाइस, ये कपास के लिए सही होती है। जो लेटेराइट मृदा गाइस आपकी, ये आपकी चाय के लिए मतलब अच्छी रहती है, चाय की खेती के लिए लेटेराइट सॉइल। कॉफ़ी की मतलब कॉफ़ी जो है वो भी लेटेराइट सॉइल्स में उग जाती है गाइस। और जो आपका ये है क्या नाम है, काजू वगैरह की खेती, ये भी लेटेराइट सॉइल्स पे होती है। ओके, और जो आपकी ये है ना गाइस सेलाइन सॉइल, मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आपकी एक वो फ्रूट होता है, उसका क्या नाम है, सिंघाड़ा क्या बोलते हैं उसको, वो है जो वो सेलाइन सॉइल में बहुत अच्छे से होते हैं। सिंघाड़ा जो एक फ्रूट होता है, और भी जो है फ्रूट्स हैं जो या फिर क्रॉप्स हैं जो सेलाइन सॉइल्स में होती हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, ये आपको दिया हुआ कि लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलेगी आपको गाइस। ये केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और असम की पहाड़ियों में मिलेगी। ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और राजस्थान में मिलेगी गाइस। सेलाइन सॉइल आपको पता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। देखिए गाइस, ये तो आप लोग बोलोगे कि मैम ये तो कोस्टल एरिया से भी नहीं लगते, उत्तर प्रदेश और ये क्या नाम है हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे किस सेलाइन सॉइल है गाइस। यहाँ पे इन लोगों ने ना इतनी ज़्यादा इरिगेशन कर दी है, या मैं बोलूँ कि इतनी ज़्यादा सिंचाई कर दी है खेतों की। तो जो वो थी ना, क्या नाम है, जो सैलिनिटी थी, या फिर जो आपका वो होता है कि सोडियम होता है, तो वो सोडियम ना अब सरफेस की लेयर पे, जो सोइल की अपर सरफेस है उस पर, अपर सरफेस पे आ गया आपका जो सोडियम है। सो इससे है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन करते हैं ना, तो उससे भी जो लवणीय या जो नमक होता है ना पानी में, वो सरफेस पे आ जाता है। जैसे कि परकुलेशन के थ्रू आप लोगों को पता होगा कि वो जो वाटर है वो नीचे चला जाता है, और जो सोडियम या उसके अंदर जो नमक होता है वो सोइल की सरफेस के ऊपर रह जाता है। सो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन या बहुत ज़्यादा सिंचाई की गई, फसलों की बहुत ज़्यादा सिंचाई हुई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे वाटर रिसोर्स यहाँ पे थे, तो इरिगेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो सोडियम था वो सोइल की सरफेस के ऊपर आ गया, तो इसलिए यहाँ पे सेलाइन सोइल मिलती है। ओके, सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बताइए कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे मिलती है। देखिए गाइस, जलोढ़ मिट्टी जो रिवर्स है वो अपने साथ एलुवियल सोइल को लेके आती हैं, उसे ही बोलते हैं हम जलोढ़ मिट्टी। तो कहाँ पे मिलेगी, रिवर का आपको पता है, जैसे कि सबसे बड़ी हमारी जो सिंधु गंगा का जो मैदान है, या फिर जो गंगा रिवर है उसका जो सिस्टम है, वहाँ पे मिलेगी। तो गंगा कहाँ से प्रभावित होती है गाइस, वो आपकी उत्तर प्रदेश से होती है। लाल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी लाल मिट्टी है वो कहाँ पे मिलेगी गाइस। तो आपकी जो रेड, एक सेकेंड गाइस,
पेन नहीं चला। जो रेड सॉइल है गाइस, मैंने उसका आपको बताया था कि जो आपकी लाल मिट्टी है वो तमिलनाडु में मिलेगी आपको। एक सेकेंड, एक सेकेंड। जो रेड सॉइल है गाइस वो आपकी तमिलनाडु में मिलेगी। जो लेटराइट सॉइल है वो केरल में मिलेगी गाइस। लेटराइट सॉइल जो होती है वो काजू की खेती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और जो गाइस आपको मैं बोलूँ कि जो पहाड़ी जो मृदा होती है गाइस वो आपको उत्तराखंड में मिलेगी। ओके, सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड को देख लेते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि जो कौन सी आपकी सोइल है वो कहाँ पे मिलेगी गाइस, ये मैंने आपको बता दिया पीछे वाले क्वेश्चन में कहाँ पे मिलेगी गाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसलिए मैंने इसको आज अगेन से मतलब उसमें पीपीटी में ऐड कर दिया क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे मैम ये क्या था। गाइस देखिए कि आप लोगों को पता है कि पहले ना मतलब हमारे यहाँ पे 1951 से लेके गाइस पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें किसी एक फैक्टर को उठा के कि जैसे इस बार हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, इस बार हमें जो हमारा इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है उसको डेवलप करना है, उसके लिए प्लान लेके आए जाते थे गाइस। सो जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी ना गाइस, उसमें एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे जैसे प्लान लेके आए थे, वो एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो रखे कि भाई जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आप लोगों को पता है कि जो बहुत सारी विभिन्नताएं थी वो देखने को मिली स्टेट वाइज एग्रीकल्चर के पर्पस से, कि एग्रीकल्चर कहीं पे ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप हो गया या कुछ स्टेट में जो एग्रीकल्चर है उसने बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया, कोई स्टेट है वो और ज़्यादा पिछड़ गए। तो उसके लिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कुछ पैरामीटर्स को रखा गया कि किन पैरामीटर्स के बेस पे हम जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको आगे तक लेके जाएं या हमारा जो एग्रीकल्चर उसको कैसे डेवलप करें, हमारी जो कृषि व्यवस्था उसको और ज़्यादा उन्नत कैसे बनाएं। तो उसके लिए गाइस जो पैरामीटर रखे गए थे वो एक तो था क्लाइमेट, कि आप लोगों को पता है कि जो इंडिया है जो इंडिया का जो लैंड एक्सटेंशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब तो उसमें क्लाइमेट वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो क्लाइमेट वेरिएशन की वजह से एक जो फैक्टर रखा गया गाइस वो था आपका क्लाइमेट या जलवायु। दूसरा रखा गया था गाइस सोइल की प्रॉपर्टी। आप लोगों को पता है कि 8 मेजर जो सोइल्स के टाइप्स हैं इंडिया में, 8 मेजर सोइल्स टाइप्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक जो फैक्टर रखा वो रखा कि सोइल्स की प्रॉपर्टी रखेंगे, कहीं पे सैलाइन सोइल है, कहीं पे एलुवियल है, कहीं पे ब्लैक सोइल्स है, तो उसके हिसाब से उन्होंने एक रखा जो सोइल्स प्रॉपर्टी है उसको, मृदा के गुण को। तीसरा रखा गाइस प्रेसिपिटेशन। आप लोगों को पता है कि भारत में जो वर्षा होती है या जो प्रेसिपिटेशन है वो एक समान नहीं है, कहीं वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, कहीं वर्षा बहुत अच्छी होती है, कहीं पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है, या राजस्थान जैसे जो स्टेट है बेचारे मुश्किल से वहाँ पे आप लोगों को पता है कि 10 सेंटीमीटर एनुअल जो रेनफॉल है वो उन लोगों को मुश्किल से 10 सेंटीमीटर रेनफॉल भी राजस्थान को हार्डली मिल पाता है। वहीं कुछ स्टेट हैं जैसे केरला है और ये आपके वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ स्टेट हैं वो वहाँ पे आपकी 250 से लेके 275 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सो जो तीसरा फैक्टर रखा गाइस वो इन लोगों ने रखा था प्रेसिपिटेशन को। चौथा रखा था गाइस वो था वाटर की एक्सेसिबिलिटी ऑफ वाटर या जल की उपलब्धता, की जल की उपलब्धता जैसे आप लोगों को पता है कि हरियाणा, पंजाब और यूपी यहाँ पे जल की उपलब्धता बहुत अच्छी है, राजस्थान है वहाँ पे जल की उपलब्धता है ही नहीं, और भी जैसे चेन्नई वगैरह है या फिर साउथ में कुछ स्टेट है जहाँ पे जल की उपलब्धता है ही नहीं गाइस। तो जैसे जल की उपलब्धता जहाँ पे होगी तो वहाँ पे फिर भी जैसे हम सिंचाई के थ्रू मतलब हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसको कैसे सुधार सकते हैं, तो जो हमारा चौथा फैक्टर रखा गया था वो रखा गया था जल की उपलब्धता या फिर वाटर एक्सेसिबिलिटी। ओके, सो ये 4 फैक्टर रखे गए थे गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका 2018 में आया था गाइस यूजीसी नेट एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर, जल्दी से देखिए गाइस। इसमें पूछा है कि जो हमारे यहाँ पे सोइल्स मिलती है ना इंडिया में, उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गाइस, रेड सोइल हमारे ब्लड में भी बोलते हैं ना कि ब्लड का जो रेड कलर होता है ना वो जैसे जो आयरन होता है उसकी प्रेजेंस के कारण होता है, ऐसे ही गाइस जो रेड सोइल होती है ना उसमें लोहे की प्रचुर मात्रा होती है। गाइस आयरन है तो आप लोगों को पता, ऐसे आप कोरिलेट करके पढ़िए चीज़ों को कि रेड सॉइल्स है तो उसमें लोहे की प्रचुर मात्रा है, तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है गाइस कि आप ऐसे इसको कोरिलेट करके पढ़ते तो भी इसका आंसर निकाल लेते, क्योंकि जो लाल मृदा उसमें लोहे, उसमें जो लोहा वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लोहे की प्रचुर मात्रा के कारण ही जो सोइल है उसका रंग लाल होता है और उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है
लाल मृदा या रेड सॉइल्स। ये बोल रहा गाइस कि जो आपकी ब्लैक सॉइल है या काली मृदा है उसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक बात बिल्कुल गलत है गाइस। जो जैविक पदार्थ होते हैं ना वो इसमें नहीं पाए जाते। जैविक पदार्थ गाइस आपके मिलेंगे जैसे जो आपकी मार्सी लैंड होती है ना, दलदली लैंड होती है, उसमें ज़्यादा मिलते हैं जो जैविक पदार्थ होते हैं। जो एलुवियल सॉइल्स हैं उसमें भी मिलते हैं, बट ये जो जैविक पदार्थ है ना, ये जो ब्लैक सॉइल्स है इसमें तो बिल्कुल ही नहीं मिलते, या फिर मैं बोलूँ ना के बराबर होते हैं। क्योंकि जो आपकी ब्लैक सॉइल्स है ये लावा जनित या लावा से इसकी फॉर्मेशन हुई है ब्लैक सॉइल की, तो इसमें जो जैविक पदार्थ है वो नहीं मिलते। सो इसने यही पूछा था कि रॉन्ग कौन सा है, तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 था वो रॉन्ग हो गया गाइस। जो लोड मृदा में पोटाशियम पर्याप्त मात्रा में होता है, बिल्कुल सही बात है गाइस। फॉस्फोरस उसमें कम मात्रा में होता है। और जो आपकी लाल मृदा है ना वो दलहन और मोटे अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त होती है गाइस। आप लोगों को पता है कि जैसे हमारी जो रेड सॉइल्स है वो MP, वेस्ट राजस्थान, वेस्ट महाराष्ट्र और क्या नाम है ये आपका तमिलनाडु, ओडिशा और इस वाले क्षेत्र में मिलती है जो आपकी रेड सॉइल्स है। कुछ आसाम में भी मिलती है कुछ एरिया, और कुछ एरिया जो आसाम का है वहाँ पे भी मिलती है रेड सॉइल्स। तो वहाँ पे ना गाइस मोटे अनाजों की या मिलेट्स की जो पैदावार है वो ज़्यादा होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट जो आपकी 2 थी वो रॉन्ग है, बाकी सब सही हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन इसमें गाइस दिया हुआ कि किस सॉइल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, ये आप लोग देख लेना। ये मैंने एक बार पहले भी करवाया है जो पीछे वाली क्लास थी, तो आज बच्चों ने बोला कि एक बार ये दोबारा से करवा देना मैम, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को करवा रही हूँ। वो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको एक बार देख लेना गाइज। ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लेटेराइट सोइल्स है उसका जो संकेंद्रण है वो कहाँ पे होता है। सो गाइज वो आपका होता है ओडिशा में। लेटेराइट सोइल का सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन बोलेंगे या फिर जो केंद्रीकरण है वो कहाँ पे गाइज, वो ओडिशा में है। सो चलिए गाइज देख लीजिए लेटेराइट सोइल्स है, इसमें ना आप लोगों को पता है कि जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है और जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो भी ज़्यादा होता है। जहाँ पे तापमान भी ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा हो उन क्षेत्रों में लेटेराइट सोइल्स मिलती है गाइस। यह मृदा तीव्र निस्खलन का परिणाम है और ये इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, चूना अधिक मात्रा में मिलता है। इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की कमी पाई जाती है गाइस। लोहा ऑक्साइड की अधिकता के कारण मिट्टी लाल रंग की होती है। यह मृदा चाय, कहवा, काजू, मैंने आपको बताया था गाइस कि लेटेराइट सोइल्स के लिए कि वहाँ पे आपकी चाय है, कहवा है या फिर काजू, उसके लिए ये बेस्ट होती है सोइल। ये आपकी वही तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में मिलती है गाइस। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 इज हेयर, जल्दी से बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। जलोढ़ जो मिट्टी है, एलुवियल सॉइल कहाँ मिलेगी, ब्लैक सॉइल्स कहाँ मिलेगी। देखिए गाइस जहाँ पे आपकी जैसे रिवर्स, अगर जहाँ से आपकी जिस स्टेट के अंदर से जैसे रिवर का बहुत अच्छा खासा, जैसे मैं बोलूँ कि रिवर का जो कैचमेंट एरिया होता है वो बहुत अच्छा खासा है, तो वहाँ पे आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। देखिए यूपी से जो हमारी जो गंगा रिवर है वो यूपी से सबसे ज़्यादा जो उसका फ्लो है वो यूपी में है, तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है वो उत्तर प्रदेश में मिलेगी। गाइस ब्लैक सॉइल है वो आपकी महाराष्ट्र में मिलेगी। और जो मरुस्थल गाइस आपको पता है मरुस्थल कहाँ पे है भारत में, एक जैसे मैं बोलूँ कि जो हमारा भारत है या इंडिया में किस स्टेट में जैसे जो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है मरुस्थल का, तो गाइस पता है आप लोगों को जो मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल है, वो राजस्थान में है। तो जो मरुस्थली सॉइल है आपकी या फिर डेजर्टेड सॉइल है तो ओबियसली वो राजस्थान में ही मिलेगी। रेड सॉइल आपकी मेघालय में मिलेगी गाइस। चलिए गाइस इसका एक बार ऑप्शन देख लेना आप। ए का 2 था, ए का 2 में है, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। सी का 1, सो यहाँ से निकल जाएगा क्वेश्चन गाइस। आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए ये आप लोग एक बार देख लेना गाइस, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर गाइस। इसमें पूछा है कि आपको ना ऐसे अवरोही क्रम में बताना है, मतलब अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, की इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कौन सी सॉइल है, उसके बाद कौन सी सॉइल है, या फिर डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जो मतलब क्वांटिटी है या फिर सबसे ज़्यादा किस सॉइल का हिस्सा है जो हमारी इंडिया की सॉइल से। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी जो एलुवियल सॉइल है ना गाइस वो 43% एरिया पे है। ओके कौन सी एलुवियल सॉइल है गाइस आपकी 43% एरिया पे। एंड जो आपकी रेड सॉइल है ना गाइस, रेड सॉइल है आपकी 18.6% एरिया पे। जो आपकी गाइस फिर है ब्लैक सॉइल। सो गाइस आपकी जो ब्लैक सॉइल है वो है आपकी 15% एरिया पे। कितने पे? 15 पे। ओके उसके बाद गाइस देखिए जो आपकी लेटेराइट सॉइल है ना गाइस, लेटेराइट सॉइल है गाइस आपकी, लेटेराइट जो आपकी सॉइल है गाइस वो है आपकी 10% एरिया पे। कितने एरिया पे? 10% एरिया पे। ठीक है
सो गाइस देखिए, उस हिसाब से अब आप इनको अरेंज कर लीजिए एक बार कि कौन सी सॉइल आपकी कितने पर मैंने बताया है कि जैसे जो आपकी एलुवियल सॉइल है 43% है, एंड जो आपकी क्या नाम है रेड सॉइल है वो आपकी 18.6% है, जो ब्लैक सॉइल है वो 15% है, एंड जो लेटेराइट सॉइल है वो 10% है। सो इस हिसाब से गाइस ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलिए गाइस, ये इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ, आप ये एक्सप्लेनेशन इसको देख लेना गाइस स्क्रीनशॉट लेके। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय पठार की मिट्टी वाहित मिट्टी है। बिल्कुल सही बात है गाइस, जो हमारा इंडियन प्लेटू है उसकी जो सोइल्स है वो वाहित मिट्टी। आपको पता है ना कि जैसे चंबल वगैरह वहाँ पे बहुत सारे बीहड़ टाइप जैसे वो बने हुए हैं, क्योंकि जो हमारा प्लेटू है ना गाइस, ये बहुत ही जैसे एक ओल्ड जो फिजियोग्राफिक रीजन है उसको बनाता है। तो वहाँ पे जैसे जो मिट्टी है वो वाहित मिट्टी हम उसको बोल सकते हैं। जो हिमालय में गाइस नदियों ने काट कर जलोढ़ वेदिकाएं बनाई है, ये सही नहीं है गाइस। हिमालय क्षेत्र में नदियों ने काट कर जलोढ़ वेदिकाएं नहीं बनाई, उल्टा जो हिमालय है वो तो आपका जो जैसे यंग फोल्ड माउंटेन बोलेंगे हम उसको, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। सो उसमें जैसे अभी और भी जो रिवर हैं वो अपना जैसे जो वर्क है वो कर रही हैं, उसमें इतना ज़्यादा उन्होंने अभी जैसे काट कर वेदिकाएं नहीं बनाई हैं। तमिलनाडु गाइस, दक्षिण कर्नाटक पठार, जैसे तमिलनाडु और जो दक्षिण कर्नाटक का पठार है वहाँ पे, और जो केरल है वहाँ पे रेड सॉइल्स पाई जाती है। बिल्कुल सही गाइस, सही बात है गाइस। भारत पेट्रोलियम वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। बिल्कुल गलत गाइस, उल्टा हम तो 80% जो ऑयल है ना उसको इम्पोर्ट करते हैं, कहाँ से, यूएई से और यूएसए से, यूएई से, सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से। ओके, सो इसमें पूछ रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो इसमें गाइस आपका हो जाएगा ए और सी, मतलब 1 और 3 जो है वो सही है। चलिए गाइस, एक देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ये मैंने बता ही दिया, देखने की क्या जरूरत है। 80% हम इम्पोर्ट करते हैं यूएई, नाइजीरिया, यूएसए, इनसे। सो गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत में गेहूं उत्पादन क्षेत्र अर्ध आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। ये बिल्कुल सही बात है गाइस। इस फसल को अत्यधिक स्थिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये दोनों बात सही हैं गाइस, क्योंकि इस फसल को ना आप लोगों को पता है कि मतलब स्थिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ऑप्शन पूरे सही से दिख नहीं रहे, मतलब ये फिर आपको आंसर दिख जाएगा, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा पाऊँगी। फिर चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ गाइस, ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही है कि हमारे यहाँ पे ना अर्ध आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ना ये जो वीट है उसका वीट का प्रोडक्शन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है गाइस। आपका हरियाणा हो, आपका पंजाब हो गाइस, आपका राजस्थान है, आपका एमपी है गाइस, आपका यूपी है, ये सब जितना भी एरिया है ना आपका, मतलब कौन से वाला एरिया गाइस, ये आपका जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत में आप लोगों को पता है कि पूरे उस उत्तर पश्चिम भारत में जैसे रबी की क्रॉप के रूप में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, और इसमें गाइस स्थिरतम पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। इसमें तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, इस 50 से जो 75 सेंटीमीटर पानी है उसमें ही इसका काम चल जाता है। स्थिरतम पानी चाहिए गाइस धान की कृषि के लिए, गन्ने के लिए, इसके लिए नहीं चाहिए। ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर रही है, जो आर स्टेटमेंट वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही। इंडिपेंडेंटली जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ए एंड आर दोनों सही हैं, बट जो बी है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही ए की। गाइस, ये देख लीजिए, आपका जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे रवि की क्रॉप है हमारी गेहूँ, तो उसके लिए हमें 10 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल मैंने आपको बता ही दिया। तो गाइज ये दोमट, जैसे हमारी हल्की दोमट या ब्लूई मिट्टी होती है उसमें ही उग जाती है। ब्लूई मिट्टी है तो आप लोग आइडिया वैसे ही लगा लेते हैं कि ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिलेगी ये वाली जो सॉइल है। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इज हेयर गाइज। ये पूछ रहा है कि विश्व में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। ओबियसली गाइज चाइना में ही होता है। आपका गेहूं का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा चाइना में होता है गाइज। एक बार देख लीजिए गाइज, हरियाणा में जैसे गेहूं के उत्पादन में कौन से स्टेट सबसे आगे हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, गेहूं के जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश है इंडिया में, जो फर्स्ट नंबर पे है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे पे है पंजाब, तीसरे पे है हरियाणा, चौथे पे है मध्य प्रदेश। ओके, चौथे पे क्या है आपका एमपी। गन्ने में अगर बोलें तो गाइस सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है कर्नाटक और चौथे पे है तमिलनाडु। कपास का देखें तो गाइस वही फर्स्ट पे गुजरात, सेकंड पे आपका महाराष्ट्र, थर्ड पे तेलंगाना एंड फोर्थ पे कर्नाटका।
अगर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश देखे गाइस, तो फर्स्ट पे है आपका चाइना, सेकंड पे है आपका इंडिया, थर्ड पे है आपका रूस। रूस में गाइस जो ये यूक्रेन है और ये जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप की जो जगह है रूस से लगती हुई, यूक्रेन वगैरह, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वीट का। सो ये आपका थर्ड नंबर पे है। फोर्थ पे है आपका यूएसए। ठीक है। सो गाइस देखिए, चावल में सर्वाधिक उत्पादन वही चाइना अगेन फर्स्ट नंबर पे है चावल का उत्पादन करने में भी। इंडिया का है वो जो सेकंड पोजीशन है, इंडोनेशिया थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है गाइस आपका वियतनाम, और फिफ्थ नंबर पे है आपका थाईलैंड। ओके। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 इज हेयर। ये बोल रहा है कि भारत में कृषि और जो संबंध क्रियाकलाप मतलब रुद्धत का मतलब होता है, हिंदी का इतना मैं सही से नहीं गाइस, आपको ये इंग्लिश में बता देती हूँ, इतना थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आप लोग कर ही लीजिए गाइस। अगर एग्ज़ाम में भी कोई स्टेटमेंट आपको हिंदी में नहीं समझ आ रही ना गाइस, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को आप लोग ना इंग्लिश में एक बार जैसे लैंग्वेज चेंज करके देख लीजिए करिए, क्योंकि हिंदी कई बार इतनी टफ बना देते हैं, गूगल करते हैं, जो भी पेपर बनता है इंग्लिश में उसका गूगल करते हैं, ऐसी ऐसी हिंदी डाल देते हैं कि किसी को नहीं समझ आती, वो खुद बनाने वाले को नहीं समझ आती कि हिंदी में उसका मीनिंग वैसे निकल क्या रहा है। तो ये जो रुद्ध होता है ना गाइस, ये होता है हिंदी में ही बताऊँ तो अगर आप लोगों को, ये होगा बाधित या डिस्टर्ब बोलेंगे, या फिर जैसे स्टॉप बोलेंगे कि रुक गया है, डिस्टर्ब हो गया है पैटर्न, या फिर हिंदी में बोलेंगे कि बाधित हो गया है। ओके। तो ये बोल रहा है कि भारत में कृषि और संबंध जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी जो आपके क्रियाकलाप हैं, या फिर जितने भी आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हैं, वो सारे ना गाइस डिस्टर्ब हो गए हैं या फिर बाधित हो गए हैं। ये बात ठीक है। अब एग्रीकल्चर का जितना, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1990 या फिर 2000 या फिर मैं बोलूँ 1980 की टाइम पे जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली बड़ा प्रोडक्शन नहीं बोल सकते, कि जितना जो एरिया था या डिस्ट्रीब्यूशन था या फिर जो लैंड का जो एरिया कवर करती थी एग्रीकल्चर, आज उतना नहीं करती। आप लोगों को पता है, हम आए दिन देखते हैं कि ये शहर में ये नई लैंड को एक्वायर कर लिया, यहाँ पे फ्लैट काट दिए, यहाँ पे नई न्यू कॉलोनीज़ को बसाया जा रहा है गाइस, यहाँ पे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी है ना गाइस, जितनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हुई है। ये बात बिल्कुल सही है गाइस। ये बोला कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है उनका अंशदान धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल सही बात है गाइस, ये भी स्टेटमेंट नंबर 2। अब तो मैं बोलूँ कि जो हमारा थर्ड एक्टिविटी है, जो हमारी तृतीय जो क्रियाकलाप है, या जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है गाइस, ये हमारा, मैं इसको बोलूँगी कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका जो वो है, वो एरिया जो बढ़ता जा रहा है, सर्विस सेक्टर है ना गाइज, उसका जो आपका परसेंटेज है वो ज़्यादा होता जा रहा है। क्योंकि सेकंड में हमारा आता गाइज कि मैन्युफैक्चर का। आप लोगों को पता है कि जो सेकंड एक्टिविटी है मैन्युफैक्चर की, वो हमारे यहाँ पे इतना डेवलप नहीं कर, जितना उसको ग्रोथ करना चाहिए था। मैन्युफैक्चर वाला जो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी होती है उसमें इतनी ग्रोथ नहीं हुई। हम सीधा जैसे फर्स्ट जो एक्टिविटी थी एग्रीकल्चर वाली, फर्स्ट सेक्टर से ना गाइस हम लोगों ने सीधा थर्ड में जैसे वो है जंप किया है। इसीलिए जो आप लोगों को पता है कि मोदी जी बहुत सारे वो लेके आए हैं स्टार्टअप की, ताकि हमारा जो सेकंड सेक्टर था कि जो वीक रह गया था उसको उठाया जा सके। जैसे मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, स्टार्टअप इंडिया। ये इसीलिए था गाइस क्योंकि जो हमारा सेकंड सेक्टर था ना, सेकंड सेक्टर था जो इकोनॉमी का, या फिर मैं बोल लूँ कि जो एक्टिविटी बेस पे जो हमारी अर्थव्यवस्था उसको डिवाइड करते हैं कि ये इसमें कौन से क्रियाकलाप से संबंधित है, तो वो जो हमारा सेकंड सेक्टर था वो वीक रह गया गाइस। उसने इतनी ग्रोथ नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। हम सीधा फर्स्ट सेक्टर से, या जो प्राइमरी एक्टिविटी थी उससे हम लोगों ने सीधा थर्ड सेक्टर पे ही जंप कर दिया था। जैसे एग्रीकल्चर से हम सीधा जो सर्विस सेक्टर है ना उसमें चले गए थे गाइस। तो अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि सेकंड को भी धीरे धीरे जैसे डेवलप किया जा रहा है, थर्ड तो जैसे डेवलप हो ही था ही और भी हो ही रहा है। तो इस वजह से सेकंड और थर्ड जैसे डेवलप करेगा गाइस, फोर्थ जो सेक्टर है वो भी जैसे आप लोगों का जैसे उसमें
ये आपकी गेस्टेड पोस्ट आ जाती हैं, जैसे जो वर्क करते हैं रिसर्चर वगैरह, वो भी जैसे अब आप लोगों को पता है कि ज़्यादा डेवलप कर रहा है, या फिर अब जैसे इंडिया है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो ओबियसली जो भी कंट्री जितना ज़्यादा ग्रो करेगी उसमें प्राइमरी सेक्टर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतना ही कम होता जाएगा गाइस। प्राइमरी जो सेक्टर है उसका परसेंटेज कम होती जाएगी और टर्सरी एंड क्वार्टनरी जो एक्टिविटी है उसका एरिया बढ़ता जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर और स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ राइट एंड स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ राइट। बट जो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, ये एक्सप्लेन नहीं कर रही गाइस स्टेटमेंट नंबर 1 को। शो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दोनों सही हैं बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। देख लीजिए गाइस, इसमें आपका जीडीपी में जो प्राइमरी है उसका कितना है, जो आपका सेकेंडरी उसका कितना, माध्यमिक का जो टर्सरी एक्टिविटी उसका कितना। देखिए सेकेंडरी का मैं आपको बता रही थी, हमारे यहाँ पे जैसे ग्रोथ कम हुई गाइस, हम सीधा टर्सरी में जंप कर गए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो तृतीय जो सेवाएं होती है ना, सर्विस सेक्टर, उसी का है गाइस। ओके, सो देखिए गाइस जल्दी से चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है। वही गाइस आप लोगों को पता है कि यूपी है आपका। जैसे वैसे हरियाणा में भी जो दूध है उसका, हरियाणा भी दुग्ध उत्पादन का एक दुग्ध उत्पादन है वो बहुत अच्छा करता है गाइस। पर हरियाणा है, अगर जैसे हम पर स्क्वायर किलोमीटर या देखें तो वो हरियाणा में बहुत अच्छा है, यूपी से भी अच्छा है। बट गाइस इसने पूछा कि सर्वाधिक, इसने जैसे एरिया वाइज या पर स्क्वायर उसके हिसाब से नहीं पूछा, तो उस हिसाब से गाइस आप लोगों को पता है कि यूपी में भी है जो दुग्ध उत्पादन वो अच्छा है, और वो हरियाणा से स्टेट बहुत बड़ा है यूपी। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा यूपी। अगर वो पूछता पर हेक्टेयर, अगर आप लोगों से पूछता गाइस, तो वो आपका हो जाता हरियाणा। अब इसने वैसे आपसे नॉर्मली पूछा है कि भारत का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है, तो वो है गाइस आप लोगों का यूपी। ओके, ये देख लीजिए गाइस, ये 2022 के अनुसार राजस्थान था 15.5% पे, दूसरा स्थान था 14.93, और तीसरा एमपी का था 8.06, फोर्थ था गुजरात का 7.56। राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादन में था गाइस राजस्थान में पता है डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पे भेड़ बकरियों का पालन ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि उसके क्लाइमेट के हिसाब से भी जो पशु हैं वो रह पाते हैं। आप लोगों को पता है कि ऊँट बहुत दिनों तक जैसे डेजर्टेड एरिया में बिना पानी के बिना उसके रह जाता है, ऐसे ही भेड़ बकरियों का होता है। सो बहुत ही जैसे मैं बोलूँ कि एक हाई मतलब जो क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं उसमें ये ही जो जानवर हैं आपके मवेशी, ये सरवाइव कर पाते हैं, ऊँट भेड़ बकरियाँ। तो ये आप लोग देख लीजिए, हाई मतलब जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं इफेक्टिव, वो कहाँ पे, राजस्थान में हैं और J&K में हैं। तो इसीलिए जो ऊन उत्पादन वहीं पे होगा जहाँ भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होंगी, तो ये राजस्थान और J&K। पहले नंबर पे राजस्थान, सेकंड पे है J&K, थर्ड नंबर पे गुजरात, फोर्थ पे महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन है। वही है गाइस आपका यूपी में। अगर आपसे वो पूछता कि पर हेक्टेयर पूछता तो गाइस आपका पंजाब और फिर बाद में हरियाणा इनका नंबर आता है। इसने आपसे नॉर्मली पूछा तो गाइस यूपी है, क्योंकि यूपी हरियाणा और पंजाब से बहुत बड़ी स्टेट है और वहाँ पे गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन होता है। सो इसमें आपसे पर हेक्टेयर ना देके वैसे नॉर्मली पूछा है कि सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो गाइस यूपी में होता है। अकेला यूपी गाइस इंडिया का मैं बताऊँ आप लोगों को कि ये 34% के आसपास अकेला यूपी ही वीट प्रोडक्शन करता है इंडिया का। ये 2015 में आया था गाइस। भारत का कौन सा क्षेत्र चावल का कटोरा है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका गोदावरी कृष्णा डेल्टा है ना, यहाँ पे गाइस जैसे उसकी राइस की 3 क्रॉप उगाई जाती है, जिसको आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, अमन, ओस और बोरा जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इसमें आपका उड़ीसा आ जाएगा, इधर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा, तमिलनाडु ये वाला एरिया आ जाएगा गाइस, इधर ओडिशा आएगा और आंध्र प्रदेश आएगा, वेस्ट बंगाली इधर जो भी एरिया है। ये जो आपका ईस्टर्न जो घाट है वो जैसे चावल की कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जैसे मैं बोलूँ कि विख्यात है या फेमस है। ओके, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी है गाइस, इसको देख लीजिए। छत्तीसगढ़ को भी चावल का कटोरा कहते हैं। कावेरी के अपवाह क्षेत्र के कारण दक्षिण भारत को धान का कटोरा कहते हैं। क्यूबा दुनिया में चीनी का कटोरा कहा जाता है। यूपी को भारत का चीनी, जैसे क्यूबा को बोलते हैं जैसे वर्ल्ड का चीनी का कटोरा, और भारत में बोलते हैं यूपी को। थाईलैंड को भी बोलते हैं चावल का देश।
चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 15। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। सुउपवाहित जैसे सुअपवाहित मतलब कि एक वेल इरिगेटेड उर्वर भूमि, बुआई के समय 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड तापमान, और जो रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर वर्षा बेहतर गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही बात है गाइस। इसमें आपकी जो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं और उसको एक्सप्लेनेशन भी कर रही हैं, क्योंकि ये जो इसका टेम्परेचर की कंडीशन है, रेनफॉल की कंडीशन है, ये इन स्टेट में फुलफ़िल होती हैं, इसीलिए ये स्टेट हैं जो मतलब आगे हैं गेहूं के उत्पादन में। सो ए इज़ सही, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ए एंड आर इज़ करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो देख लीजिए, ये मैंने आपको बताया टेम्परेचर चाहिए वहाँ पे आपको 10 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान चाहिए। रेनफॉल है वो 50 से लेके 75 सेंटीमीटर चाहिए। जो आपकी सोइल है गाइस वो ब्लूई या दोमट मिट्टी होनी चाहिए वीट प्रोडक्शन के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है कि 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जनसंख्या का गंतव्य विस्तार ऊपरी सिंधु सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी और डेल्टा तक है। बिल्कुल सही बात है गाइस। आप लोग दिल्ली में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए पॉपुलेशन, और फिर गाइस आप लोग बिहार में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए। ये सबसे जो हाईली मतलब कंसंट्रेटेड जो स्टेट है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो सारी आप लोगों को पता है कि वो जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी या जो गंगा सिंधु गंगा का जो मैदान है उसी में है गाइस। ये बोल रहा है कि इस परिघटना का कारण है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, समतल भूमि, चावल गेहूं की खेती, सिंचाई सुविधाएं, अनुकूल जलवायु स्थितियों का पाया जाना। ये बात भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है। आप लोगों को पता है गाइस, जो गंगा का मैदान है ना, सबसे ज़्यादा जो हाईली डेंस पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो यहीं पे है, सबसे डेंस एरिया है ये पॉपुलेशन के हिसाब से। और गाइज आप लोगों को पता है कि कोई भी आदमी हो, सबसे पहले गाइज अगर हम लोगों की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती ना, तो हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वाटर चाहिए, और गाइज भोजन चाहिए। जैसे पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है गाइज। और जैसे अगर हमें फिर कोई भी हम जैसे काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत हार्ड जैसे कंडीशन है, या फिर जैसे आप लोगों को पता है कि जो लैंड वाले लोग हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से डेवलप है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इजीली डेवलप हो जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड है जो प्लेन है, उबड़ खाबड़ नहीं है। सो इस वजह से आप लोगों को पता है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं ना, या बेसिक फैसिलिटी है, वो प्लेन एरिया में बहुत इजीली मिल जाती हैं। एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप है, सिंचाई के लिए जो एग्रीकल्चर उसके लिए पानी इजीली मिल जाता है। प्लेन लैंड है गाइस, किसी भी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो लैंड है वो प्लेन है, उबड़ खाबड़ नहीं है। सो जो बेसिक सुविधाएं मिल रही हैं ना, आप यहाँ पे बेसिक सुविधाएं ज़्यादा हैं। जो आपके बिल्कुल मैं बोलूँ ना कि जैसे कुछ एरिया होता है जैसे JNK का है, या फिर 7 सिस्टर में देख सकते हो कि बिल्कुल पहाड़ हैं आपके, तो वहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी बेसिक फैसिलिटी है ना वो नहीं मिल रही लोगों को। सबसे पहले तो उन लोगों को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वही नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो गाइज इसलिए ये जो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दे रहा है स्टेटमेंट नंबर ए की, जो स्टेटमेंट नंबर आर है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ द गिवन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए गाइस, ये 2014 दिसंबर में आया था आपका क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 इज हेयर। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? भैया अगेन रिपीट हुआ गाइस। ये गाइस आपके जैसे क्वेश्चन को ना ऐसे अरेंज किया है कि जैसे आपके जो UGC नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ तो उसको एक बार के लिए मैं डाल देती हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे भी रिपीट हो। सो गाइस इसका हो जाएगा आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में है, आप लोगों को पता ही है। देखिए गाइस, ये बोल रहा है कि हरित क्रांति ने किसी भी क्षेत्रीय विषमता को न होने को सुनिश्चित किया। बिल्कुल गलत बात है गाइस। हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन ने तो मैं बोलूँ कि जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं उनको बहुत अधिक बढ़ावा दिया। क्या दिया? बहुत अधिक बढ़ावा दिया। क्यों दिया गाइस बढ़ावा? उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। जो एरियल जो मैं बोलूँ कि जो डिस्पैरिटी है या जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया गाइस? इसमें ना आपका सिर्फ हरियाणा, पंजाब, आपका जो यूपी है गाइस, वेस्ट यूपी, इन स्टेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला था गाइस। इन जैसे अदर स्टेट हैं वो और भी ज़्यादा पिछड़ गए, क्योंकि गाइस इसका एक रीज़न था कि जो हम वो लेके आए थे HYV हाई यील्ड वैरायटी, जो सीड्स थे उनको ग्रो करने के लिए एक मिनिमम जैसे वो होना चाहिए, इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, टेम्परेचर का, सोइल का। तो वो जो
आप लोगों को पता है कि इरिगेशन की फैसिलिटी पंजाब में तो 5-5 नदियाँ निकलती हैं, हरियाणा में भी गाइस जैसे घग्गर नदी है, और पंजाब के आसपास जैसे सतलुज जो परियोजना है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यूपी में भी आप लोगों को पता है कि जैसे गंगा रिवर है, यमुना है, ये सभी जैसे वो वहाँ पे जैसे उनसे इरिगेशन के लिए पानी भी मिल गया। अच्छे जो बीज थे वो हम मैक्सिको वहाँ से लेके आए थे, अच्छे बीज आ गए, अच्छी इरिगेशन की सुविधा मिल गई। तो ये ना गाइस कुछ गिने चुने स्टेटों में ही इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर वो ग्रो कर पाया। ये 3-4 स्टेट ही थे जिनमें एग्रीकल्चर ग्रो कर पाया। जो बाकी जो स्टेट थे ना गाइस वो और भी ज़्यादा पिछड़ गए एग्रीकल्चर में। तो ये स्टेटमेंट नंबर गलत है। इसने तो मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा जो डिस्पैरिटी थी वो क्रिएट की थी ग्रीन रिवॉल्यूशन ने। हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच का समान आय सुनिश्चित की। नहीं गाइस, समान आय सुनिश्चित नहीं की। हरित क्रांति ने सभी कृषकों के बीच, नो गाइस, इसने समान आय क्रिएट नहीं की। जैसे आप लोगों को पता है कि जो जिनके यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप नहीं कर पाया तो वो तो और भी ज़्यादा पिछड़ गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ना तो ए करेक्ट है और ना ही आर करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो आपकी गलत हैं। ओके, सो चलिए गाइस, ये एम स्वामीनाथन हैं। इन्होंने जो अमेरिकी कृषि विज्ञान ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इंडिया में पूछे तो गाइस हरित क्रांति का जनक तो आपका एम स्वामीनाथन हो जाएगा। ओके, और जैसे वर्ल्ड वाइड पूछा जाए तो जो आपके नॉर्मन जो बोरलॉग हैं उनको माना जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक। हरित क्रांति की वजह से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ था गाइस वो गेहूँ की फसल को हुआ था, और जो सेकंड नंबर पे हुआ था वो चावल की फसल को हुआ था। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। गाइस आपको पता है कि पीसी कल्चर या फिर आपका जो ये बोलूँगी मैं मत्स्य पालन है, इसको आप ये बोल सकते हो कि ये मत्स्य पालन है, इसको आप बोल सकते हो नीली क्रांति, या फिर इसको आप बोल सकते हो ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या बोल सकते हो, ब्लू रिवॉल्यूशन या फिर नीली क्रांति, किसको, मत्स्य पालन को। ऐसे याद रख लो, याद रखने के लिए नीली क्रांति, जैसे जो आपकी फ़िश है वो कहाँ पे वाटर मतलब पानी वाटर बॉडीज़ हैं, या फिर जो जहाँ पे पानी मिलेगा उस एरिया में जो आपका फ़िश पालन किया जाएगा, या फिर मत्स्य पालन वहीं पे किया जाएगा जहाँ पे पानी है। तो पानी का जैसे वाटर का कलर भी ब्लू ही होता है, तो उस हिसाब से आप नीली क्रांति को याद रख सकते हो मत्स्य पालन से। क्वेश्चन ये दिया होगा इस जो आपकी सफ़ेद क्रांति है या फिर वाइट रिवॉल्यूशन है वो दूध से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से, नीली वही मत्स्य से, जो आपकी भूरी या ब्राउन थी वो उर्वरक से संबंधित थी। जो आपकी पिंक रिवॉल्यूशन थी वो जो झींगा मछली थी उससे रिलेटेड थी। जो आपकी लाल क्रांति थी वो टमाटर से और मांस से रिलेटेड थी, नॉन वेज से। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन थी वो फल उत्पादन से थी। जो बादामी क्रांति थी वो मसाला उत्पादन से। जो कृष्णा थी वो बायोडीजल उत्पादन से। जो रजत क्रांति थी गाइस, ये आप इसको बोल सकते हो ब्रॉन्ज रिवॉल्यूशन थी वो अंडा उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से। स्वर्ण जो उत्पादन क्रांति थी वो फल शहद उनके उत्पादन से। और जो ग्रे क्रांति थी वो उर्वरकों के उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस राज्य में सकल कृषि का क्षेत्रफल सर्वाधिक जो सिंचित क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है इंडिया के। ये पूछना जा रहा है कि भारत में किस राज्य में सकल कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। गाइस आप लोगों को पता है ऑब्वियसली पंजाब, क्योंकि पंजाब में गाइस 5-5 नदियाँ पंजाब से होके जैसे निकलती हैं। ये पंजाब में आपकी 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसका नाम पंजाब पड़ा, क्योंकि यहाँ 5 नदियों का जो दोआब है वो है, सो इसलिए इसका नाम गाइस पंजाब पड़ा। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचित क्षेत्र है या फिर इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो पंजाब में है गाइस। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस। ये आप लोग खुद से थ्योरी करके यहाँ पे गाइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो मेरे साथ। हम डेली यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं गाइस। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप इसको रिकॉर्ड होने के बाद जैसे स्पीड में 2 की स्पीड से देखेंगे तो गाइस अगर आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड होगा गाइस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक जो एग्ज़ाम है ना उसका लेवल का पता लगेगा। और आपको ऐसे नहीं है कि 2014 में कौन सा क्वेश्चन था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, 15 में कौन सा था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में एग्रीकल्चर से। वो मैंने जैसे 2010 से लेके 2023 तक जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे वो एक दिन करवाऊँगी। मतलब टॉपिक वाइज 2010 से लेके 23 तक के क्वेश्चन करवा रही हूँ गाइस। अगर आप लोगों को थ्योरी करनी है इससे रिलेटेड तो अजय सर का एक बैच चला हुआ, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं।
और गाइस ये तो आपकी यूट्यूब पे फ्री जैसे क्वेश्चन सीरीज़ चली हुई है, इसके लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आए तो आपको आते ही मिले। इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। चलिए गाइस, बेहतर रहिए, मस्त रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए। और अपनी जो आप लोगों को जो सक्सेस अचीव करनी है उसमें एक मील का पत्थर और रख दीजिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप मन लगा कर पूरा हार्ड वर्क से आप लोग जैसे तैयारी कर रहे हो या फिर पढ़ाई करते हो, तो इस बार आपका JRF होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके गाइस, बाय बाय।